महाराष्ट्र में नहीं रुक रहा कोरोना का संक्रमण, मरीजों का आंकड़ा 4,500 के पार, 232 लोगों की गई जान। अकेले मुंबई में कोरोना पीड़ितों की संख्या 3,000 के पार, अब तक 139 लोगों की मौत। सामने आया पालघर मॉब लिंचिंग का नया वीडियो, पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने साधुओं को बनाया निशाना। पालघर मामले पर एक्शन में उद्धव सरकार, मुख्यमंत्री ने की मामले को सांप्रदायिक रंग ना देने की अपील। कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं। पालघर मामले में 110 आरोपियों को कोर्ट ने 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजा, 2 पुलिस वाले सस्पेंड। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की बात, पालघर मामले को लेकर मांगी रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को दी चेतावनी, कहा होगी सख्त कार्रवाई। बीजेपी ने पालघर मामले को लेकर उद्धव सरकार पर दागे सवाल, पूछा लॉकडाउन में कहां से आए सैकड़ों लोग। लॉकडाउन चल रहा है, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी महामारी फैली हुई है, उसके बावजूद भी सड़क पर ये 200-250 लोग आ कहां से गए हथियार लेकर के? ये लाठी डंडे लेके आ कैसे गए? पालघर मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर किया पलटवार, का ऐसे संवेदनशील मामले पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। पालघर में भीड़ का शिकार हुए साधुओं के घर पर पसरा मातम, परिजनों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। पालघर मॉब लिंचिंग से बेहद नाराज है साधु संत, लॉकडाउन के बाद पालघर कूच की दी चेतावनी। ऐसी विभत्स हत्या, ऐसी दर्दनाक मौत पे मुझे आश्चर्य है कि यह मनुष्य नहीं कर सकता है, ये राक्षस है। महाराष्ट्र में आज से लॉकडाउन के नियमों में रियायत, जरूरी सामान की ढुलाई शुरू, मुंबई के वाशी टोल प्लाजा पर लगी ट्रकों की लंबी कतार। ग्रीन जोन में आने वाले महाराष्ट्र के 9 जिलों में छोटे उद्योगों को भी काम करने की छूट, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन पर होगा हालात संभालने का जिम्मा। महाराष्ट्र के मालेगांव में उड़ी लॉकडाउन की धज्जियां, आखिरी संस्कार में हिस्सा लेने के लिए उमड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़। गुजरात में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में 139 नए मरीजों के साथ 1,743 पर पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। गुजरात में 24 घंटे में 5 की मौत, अब तक संक्रमण से 63 लोगों ने दम तोड़ा, 105 लोग ठीक हुए। 59 अंकों की बढ़त के साथ 31,648 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 4 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 9,261 पर बंद। आयकर रिटर्न फॉर्म में किया जा रहा बदलाव, करदाताओं को मिल सकेगी अप्रैल जून तिमाही के निवेश पर टैक्स छूट। हीरो इलेक्ट्रिक ने अपनी बाइक्स पर दिया 5,000 तक का डिस्काउंट ऑफर, 2,999 में शुरू की इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बुकिंग। दो 2019-20 में हुई 1,56,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री, 2018-19 में बेची गई थी 1,26,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां। लॉकडाउन के बीच सलमान खान ने जारी किया नया गाना, कोरोना को लेकर जागरूकता की मुहिम। रोनित रॉय ने घर पर पड़ी पुरानी टी शर्ट से मास्क बनाने का आसान तरीका बताया। बड़ी खबर इस वक्त की, मुंबई में 53 पत्रकार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त, देश के औद्योगिक राजधानी से आइसोलेशन में भेजे गए हैं पत्रकार। सीधे चलेंगे, साहिल जोशी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। जी साहिल। देखिए, पिछले हफ्ते गुरुवार और शुक्रवार को मुंबई के टेलीविजन जर्नलिस्ट और जो फोटोग्राफर्स हैं, जो खास करके फील्ड पर ड्यूटी करते हैं, उनकी तरफ से ये मांग रखी गई थी बीएमसी के पास कि हमारा एक टेस्ट ड्राइव रखा जाए, जिसके चलते बीएमसी ने ये खास कैंप ऑर्गेनाइज किया था। खास करके पत्रकार क्योंकि ये सर्विसेज इसेंशियल सर्विसेज में पकड़ी गई है और ये फील्ड पर रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, तो उसके लिए टेस्ट ड्राइव रखा गया था, जिसके चलते जो टेस्ट ड्राइव हुआ उसमें 167 लोगों का टेस्ट लिया गया, उसमें से 53 लोग ये पॉजिटिव पाए गए। एक बात अच्छी है इसमें कि सारे ये 53 लोग असिम्टोमेटिक है, यानी इसमें कोई भी लक्षण नहीं देखे गए, लेकिन
जाहिर सी बात है कि ये पॉजिटिव पाए गए हैं, तो इन सभी को अब अलग से आइसोलेशन में रखा गया है। इसकी व्यवस्था भी बीएमसी ने की है और कुछ दिन बाद इनका दोबारा टेस्ट किया जाएगा कि इनकी टेस्ट निगेटिव निकलती है या क्या होता है वो देखने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर इन सभी को फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है। 53 पत्रकारों का, वो भी फील्ड रिपोर्टर्स का, कैमरा पर्सन का इस तरीके से कोरोना पॉजिटिव पाया जाना। साहिल, अब कुछ क्या कवरेज को लेकर कुछ गाइडलाइन, कुछ दिशा निर्देश तैयार हो रहे हैं वहां पर? देखिए, सरकार के तरफ से तो कोई गाइडलाइंस उस तरीके से नहीं दी गई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये इसेंशियल सर्विस में काम करने वाले सारे लोग, जिसमें जाहिर सी बात है पत्रकार भी आते हैं, उन सभी को कुछ मूलभूत नियमों का पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स आपकी ड्यूटी करते समय, आपका काम करते समय निभाना बहुत जरूरी है, जिसका पालन करने की अपेक्षा सरकार की तरफ से रखी गई है। जाहिर सी बात है कि हर किसी के इंस्टीट्यूट की तरफ से भी यही रखी जाएगी। तो इसका पूरा पालन किया जाए, अस्पतालों में ना जाया जाए, कोई कंटेनमेंट जोन है वहां पर कोई ना जाए, इसका पूरा ख्याल एक बार फिर से रखें। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल इस पूरी जानकारी के। और अब बात करते हैं पालघर हिंसा की, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने उद्धव सरकार को निशाने पर लिया है। कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि सड़क पर ये 200-250 लोग आ कहां से गए हथियार लेकर। पालघर में शर्मसार हो गया न्यायतंत्र, टूट गई हैवानियत की हदें, खत्म हो गया मानवता का संसार। सन की भीड़ का गिरता रहा डंडा तब तक जब तक गेरुआ कपड़े पहने साधुओं की सांसें नहीं निकल गई। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं के साथ 3 लोगों को उन्मादी भीड़ ने मार डाला तो सियासी चीखें पालघर की सीमा से बाहर सुनाई देने लगी। जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या होगी, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। वैसे तो घटना 16 अप्रैल की है, लेकिन जब सत्ता के कानों में देर से पहुंची तो विपक्ष आग बबूला हो गया। शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की सरकार को घेरा, कानून व्यवस्था पर सवाल या निशान लगा दिया। पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है। उद्धव ठाकरे पर चौतरफा हमले होने लगे। महाराष्ट्र की सीमा से निकलकर सियासत लखनऊ और दिल्ली पहुंच गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे को तुरंत फोन किया। पालघर में साधुओं की हत्या पर योगी ने चिंता जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने चेतावनी भरे लहजे में कई सवाल दाग दिए और पूछा कि जब कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन है तो कहां से भीड़ दरिंदों की शक्ल में चली आई और साधुओं की जान ले ली। लॉकडाउन चल रहा है, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी महामारी फैली हुई है, उसके बावजूद भी सड़क पर ये 200-250 लोग आ कहां से गए हथियार लेकर के। ये लाठी डंडे लेके आ कैसे गए? क्या वजह क्या लगती है? मुझे लगता है उनके भगवे कपड़े देखकर, और आजकल लोग भगवा के बहुत विरोध में कई प्रांतों में हैं, तो जानबूझ करके ये 2 महात्माओं की हत्या करके हिंदू समाज को सबक सिखाने का प्रयास किया गया है। इसलिए सारा साधु समाज आक्रोशित है। मामला गर्माता गया और उद्धव सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठते गए। केंद्र ने भी महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांग ली। गृह मंत्री अमित शाह का फोन उद्धव ठाकरे के फोन पर घनघनाने लगा। योगी आदित्यनाथ की तरह अमित शाह को भी उद्धव बताते रहे कि ये मामला मजहब से जुड़ा नहीं है। जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था।
और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे सांप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नहीं। हिंदुत्व की राजनीति के साए में पले बड़े उद्धव ठाकरे भले जो भी दलील दें, लेकिन बीजेपी इसे आसानी से मानने वाली नहीं है। जब से उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाया है, बीजेपी उद्धव पर हिंदुत्व से समझौता करने का आरोप लगाती रही है। मौजूदा मामले में 2 साधुओं के साथ 3 लोगों की हत्या के बाद बीजेपी ने सियासी सैटेलाइट को एक बार फिर उद्धव सरकार पर फोकस कर दिया है। लिहाजा जिस तरह महाराष्ट्र से लेकर यूपी और दिल्ली में सियासत की घंटी बज रही है, उससे लगता नहीं कि यह मामला जल्द शांत होने वाला है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ दिल्ली से अशोक सिंघल, आज तक। वो 16 अप्रैल की रात थी। रात के सन्नाटे में ही पालघर में 2 साधुओं को सनकी भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। इस घटना के बाद साधु समाज में आक्रोश है। साधु संतों ने उद्धव ठाकरे को सख्त चेतावनी देते हुए महाराष्ट्र कूच की धमकी दी है। यहां ना तो कोई सुनने को तैयार था और ना ही समझने को। दिमाग पर सनक थी और हाथों में हथियार। लाठी डंडे से लैस इस भीड़ तंत्र ने जो किया, उससे इंसानियत शर्मसार है, देश शर्मिंदा है। आखिर ये कौन सी सनक थी कि महाराष्ट्र के पालघर में सैकड़ों की तादाद में भीड़ 3 लोगों पर टूट पड़ा। गेरुआ कपड़े में 2 बुजुर्ग साधु बेचारगी भरी निगाहों से देखते रहे, अपनी जान की गुहार लगाते रहे, लेकिन भीड़ के शोर में आवाज गुम हो गई, हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। सिर्फ मारो मारो की आवाजें सुनाई देती रही। अमानवीय तरीके से पीट पीट करके जो जघन्य हत्या कर दी गई है, उससे आज पूरा देश आहत है। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से विनम्र प्रार्थना करता हूं, मांग करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की कृपा करें और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दरअसल ये साधु मुंबई से सूरत अपने गुरु के अंतिम संस्कार में जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते पुलिस ने इन्हें हाईवे पर जाने से रोक दिया, तो ये इको कार में सवार होकर गांव की तरफ मुड़ गए। ये गांव था मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर पालघर का गढ़चिंचले। बताया जा रहा है कि यहीं पर अफवाहों का बाजार गर्म था। अफवाह ये फैली कि गांव में डाकू आ गए हैं। इसी की आड़ में सिर फिरे लाठी डंडे और धारदार हथियार के साथ आधम के और साधुओं को घेर लिया और पीटने लगे। ड्राइवर ने किसी तरह पुलिस को इत्तला की तो पुलिस भी दौड़ी दौड़ी आई, लेकिन भीड़ के सामने बेबस दिखी। फिर तो भीड़ बेकाबू हो गई और बुजुर्ग बेबस साधुओं को मौत के घाट उतार दिया। कि लॉकडाउन खुलते ही अगर सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया, उन पुलिस वालों पर जेल की सजा नहीं हुई और जिन्होंने निर्मम हत्या की उन पर अगर फांसी की सजा नहीं हुई, तो हम लोग तत्काल वहां पर कूच करेंगे और पूरे गांव को घेरेंगे। उसका नतीजा सामने पूरा विश्व देखेगा। महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने महाराष्ट्र कूच का ऐलान कर दिया है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि महाराष्ट्र में रावण राज चल रहा है। हम 3 तारीख के बाद अधिक से अधिक संख्या में, लगभग लाखों संख्या होगी नागाओं की, लेकर के महाराष्ट्र कूच करेंगे और एक जबरदस्त आंदोलन चलाएंगे। महाराष्ट्र में रहने वाले संत महात्माओं से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, इसका जोरदार विरोध करें और महाराष्ट्र में यदि आप सुरक्षित नहीं हैं तो उत्तर प्रदेश आ जाइए। लेकिन अब लगता है कि संतों की भूमि जो कही गई थी महाराष्ट्र, और संतों की भूमि वहाँ रावण राज आ गया है। यह कार्य तो केवल रावण राज्य में हो सकता है। वहीं हिंदू महासभा ने इस मामले में फांसी की मांग की है। सरकार से मांग करते हैं, वहां प्रदेश सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, कि दोनों मिलकर के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करें और जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर उनको सबको फांसी की सजा, चाहे पुलिस वाले हों चाहे लाठी डंडे मारने वाले हों, सब लोग इसमें दोषी थे, सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पालघर का कलंक मिटाना उद्धव ठाकरे के लिए आसान नहीं। अगर इस मामले को साफ गोई
और ईमानदारी से महाराष्ट्र सरकार ने अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो उद्धव ठाकरे की हिंदू हृदय सम्राट की छवि को गहरा धक्का लग सकता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस के सामने ही 2 साधुओं को उन्मादी भीड़ ने मार डाला था। अब इस मामले में उद्धव की पुलिस की लापरवाही सामने आ रही। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस के सामने बर्बर हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया। पुलिस ने वक्त रहते क्यों नहीं साधुओं को बचाने की कोशिश की। पालघर की पुलिस से सवाल कई हैं लेकिन जवाब बाकी है। पालघर की ये दिल दहलाने वाली तस्वीर जैसे ही सामने आई, गुस्से की लहर देश भर में दौड़ गई। सवालों के घेरे में महाराष्ट्र पुलिस आ गई। एक एक वीडियो की पड़ताल में पता चलता है कि किस तरह महाराष्ट्र के पालघर की पुलिस ने लापरवाही बरती। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। 2 साधु एक ड्राइवर के साथ गाड़ी में सवार होकर मुंबई से सूरत जा रहे थे। पालघर में भीड़ ने पूरी गाड़ी ही पलट दी और पत्थरबाजी करने लगे। रात के अंधेरे में फ्लैश लाइट जलाकर 2 साधुओं और ड्राइवर पर हमला बोल दिया। अब इस वीडियो को देखिए। कई पुलिस वाले दिख रहे हैं। साधु डरे सहमे जमीन पर बैठे हुए हैं और चारों तरफ खून की प्यासी निगाहें घूर रही हैं। जो लोग मारने में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ हत्या की मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो पुलिस बल के लोग मौजूद थे उनके खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तीसरे वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि दरिंदों के बीच निहत्थे साधुओं को कैसे वर्दी वाला सौंप रहा है। साधु के चेहरे पर खौफ का साया है। पालघर के कासा थाने के पुलिस वाले से जान बचाने की भीख मांगता है, इस उम्मीद से कि जिनके हाथों में रक्षा करने की जिम्मेदारी कानून ने दे रखी है वो जरूर इस सन की भीड़ से बचा लेंगे। लेकिन पुलिस वाला अपना हाथ झिड़क कर उन्हें मौत के मुंह में धकेल देता है। फिर तो जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। वो मनुष्य है ही नहीं, राक्षस है वो तो। जिस तरह से संतों को मारा गया वो तो राक्षस ही मार सकता है, आदमी नहीं मार सकता है। तो आदमी नहीं है तो राक्षस को मारने में कोई अपराध नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस पूरे गांव को सील करके उनको गोली से भून दिया जाए, ये मेरी मांग है। और सरकार क्या करते रही, उन पुलिस कर्मियों को बर्खास्त तत्काल करे जिन्होंने हमारे महात्माओं को सुपुर्द कर दिया और आज कहते हैं कि हमारे सिपाहियों पर गोली लगी है। अभी पुलिस की लापरवाही का एक और वीडियो बाकी है। बाहर कातिल भीड़ थी और साधुओं का इंतजार कर रही थी। थाने के अंदर से पुलिस वाला साधु को लेकर बाहर आता है। जहां पुलिस वालों को बचाना चाहिए था वहीं उन्होंने इस साधु को भेड़ियों को सौंप दिया। एक के बाद एक पुलिस गलती करती गई, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री की अजीब सी दलील है। उन सभी लोगों को लग रहा था कि ये लोग चोरी करने आए या बच्चों को अगवा करने आए, उसकी वजह से उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। हालांकि पुलिस ने काफी कोशिश किया, 2 राउंड वहां पे फायर किए, लेकिन पुलिस की संख्या कम थी और जो गांव वाले थे उनकी संख्या काफी बड़ी तादाद में थी। अब इन्हीं तस्वीरों में उद्धव की पुलिस की बुजदिली छिपी है, लापरवाही की कहानी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पुलिस ने साधुओं को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? साधुओं को हथियारों से लैस भीड़ के हवाले क्यों किया? फौरन अतिरिक्त पुलिस बल क्यों नहीं बुलाया गया? इससे महज एक दिन पहले ही यानी 15 अप्रैल को पालघर के कासा थाना क्षेत्र में सन की भीड़ ने दर्दनाक घटना को अंजाम दिया था। हमले के वक्त कासा थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी भी थे। हमले में एक डॉक्टर और 3 पुलिस वाले घायल हो गए। गांव वालों ने डाकू समझकर उन लोगों को भी निशाना बनाया था। भीड़ इतनी उग्र हो गई थी कि पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। वक्त रहते पुलिस अगर संभल जाती तो शायद इतनी दर्दनाक घटना नहीं घटती। पुलिस ने नियमों का भी पालन किया होता तो शायद 2 साधुओं समेत 3 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन न जाने उद्धव की पुलिस को क्या हो गया था। हालांकि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने 2 इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर दिया है। अयोध्या से बनबीर सिंह और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। देश भर में लॉकडाउन है और ऐसे में मुंबई पुलिस भी मुंबई की सड़कों पर जगह जगह पूरी मुस्तैदी के साथ पहरा दे रही है।
ऐसे में पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों को शौच से लेकर खाना खाने और कपड़े बदलने तक की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मुंबई की सड़कों पर पहरा देने वाली पुलिस की मदद के लिए आ गई है बॉलीवुड की वैनिटी वैन्स। देखिए आज तक संवाददाता विद्या की खास रिपोर्ट। जब से भारत में हर जगह लॉकडाउन हुआ है तब से एक चीज जरूर देखने को मिलती है, वो है पुलिस के अधिकारी। पुलिस अधिकारी इस तरह से सड़कों पर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन के जो आदेश हैं वो उनका उल्लंघन ना हो। और यही वजह है कि दिन रात यहाँ पर ड्यूटी करने के बाद इन लोगों को एक चीज की जरूर परेशानी होती है, वो है वॉशरूम्स आखिर कहाँ जाए। सड़कों पर खड़े रहते हैं, 12-12 घंटे की ड्यूटी लग रही है। तो ऐसे में इस तरह के वैनिटी वैन्स जो दरअसल नेता और अभिनेता इस्तेमाल करते हैं, वो इन लोगों की मदद के लिए दिया गया है। इस वैनिटी वैन में आप देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा एयर कंडीशनिंग है, वॉशरूम का इस्तेमाल है, थोड़ा सा अगर शक्ल सूरत थोड़ी सी ठीक करनी हो तो ये यहाँ पर लाइट्स लगी हुई हैं। एक पुलिस अधिकारी आई, उनसे बात करते हैं। वैनिटी वैन के आने से थोड़ी सहूलियत हुई, सहूलत हो गई है। हाँ, अगर आप लोग को इससे वॉशरूम जाना हो, फ्रेश होना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं। आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मेल पुलिस वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक सहूलियत जरूर हो गई है। आसपास के कुछ लोग जो हैं वो चाय पानी भी दे देते हैं, कभी बिस्किट आ जाता है। वहीं पुलिस डिपार्टमेंट भी अपने लोगों का ख्याल रख रही है। काफी सारे इंतजाम यहाँ किए गए हैं, जैसे कि आपने देखा बाहर में शेड लगाया गया। लेकिन फिलहाल ये वैनिटी वैन्स कई सारे चेक पोस्ट पे लगाए गए हैं, जहाँ पर कि दिन रात यहाँ ड्यूटी हो रही है। कैमरामैन राजू रेवणकर के साथ विद्या, मुंबई आज तक। रविवार आधी रात से पुणे की सीमाएं सील कर दी गई हैं। 75 लाख से ज्यादा आबादी वाले पूरे पुणे शहर के साथ साथ पिंपरी चिंचवाड़ को भी पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने निर्देश दिए हैं कि जरूरी सुविधाओं के अलावा पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। कोरोना वायरस महामारी के दौरान ये पहली बार हुआ है कि देश में कोई दो शहरों को पूरी तरह से लॉकडाउन किया हुआ है। मैं बॉर्डर पे हूँ पुणे और पिंपरी चिंचवड़ शहरों के बीच, और देख सकते हैं कि इस बॉर्डर पर जिस प्रकार से चेकिंग की जा रही है वो बहुत ही ज्यादा सख्त चेकिंग कही जा रही है। किसी को भी जो आवश्यक नहीं है, जो अत्यावश्यक सेवा में नहीं आता है, उसे दूसरी ओर जाने के लिए मनाही की गई है। और ये निर्णय, ये घोषणा की थी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, जिन्होंने खुद होके पुणे में आकर एक मीटिंग ली, जहां पर उन्होंने कहा कि अब जरूरत है कि पूरी तरह से लोगों को मूवमेंट के ऊपर रोक देनी चाहिए, क्योंकि जो आंकड़ा है कोरोना वायरस मरीजों का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और पुणे की बात करें, पुणे पिंपरी चिंचवड़ की लोक संख्या तकरीबन 75 लाख है और उसमें से तकरीबन 600 पुणे जिले में कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और वो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये निर्णय ही लिया है। सर क्या कहेंगे, क्या आदेश है? हमारे लिए आदेश है जो अत्यावश्यक सेवा है, मेडिकल, जो सिलेंडर राशन वगैरह है, उनके लिए जाना चाहिए। और जिनको हमने हमारे पुलिस आयुक्तालय से लॉक पास दिए हैं, तो लॉक पास के लिए हमें QR कोड सर्च करके मोबाइल पे एप्लीकेशन हम सर्च करते हैं, अगर वो लॉक पास रहेगा तो हमें जाने देते हैं। और जो अनावश्यक ऐसे जो जाते हैं उन्हें हम रोक के हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में उनके वाहन जब्त करते हैं। ये बताइए कि लोग समझ रहे हैं या लोग अभी भी बेवजह सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं क्या? कुछ बहुत से लोग समझ गए, 10% लोग हैं तो बेवजह सड़कों पे आते हैं। कि पुलिस अपना काम कर रही है, हर उस व्यक्ति की चेकिंग हो रही है जो पुणे पिंपरी चिंचवड़ शहरों में भी घूम रहे हैं और ऐसे दो शहरों की जो बॉर्डर है वहां पर भी वो आ रहे हैं और इस तरह से अपने काम के लिए जा रहे हैं। उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है जो अत्यावश्यक सेवा में आते हैं। और ये कदम उठाए गए हैं ताकि जो फैलाव है कोरोना वायरस बीमारी का वो कम से कम हो, जो आंकड़ा है पॉजिटिव पेशेंट्स का उसके ऊपर लगाम कसी जाए। और इसीलिए ये कदम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक।